अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। आपका ओनली शो पूरे पाकिस्तान में जो प्रोवाइड करता है पाकिस्तानियों को असल इनसाइट के साथ, जो हमारी करंट ऑन गोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिजनेस साइड पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल अफेयर्स क्या हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की साइड पे क्या हो रहा है, और कि ये सारी चीज़ें मिलजुल के किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ये वो सब इवेंट्स होते हैं जो पाकिस्तानियों को एसेंशली पता होने चाहिए कॉन्स्टेंटली। And this week is very important for our economy. बहुत सारे important events हैं that took place, will be taking place. सबसे important और दिलचस्प event था of course IMF की executive meeting on the 8th of December, जहाँ फैसला होना था कि क्या पाकिस्तान IMF के दिए गए objective और goals को achieve कर पाए हैं, and has it been able to successfully implement all of those changes laid down by the IMF for Pakistan to correct its path toward economic recovery and growth. Before this, I would like to remind you guys कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि ये लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड एवेन्यूज़ हैं। पाकिस्तान में बहुत डबल शाह स्कीम्स चलती हैं। अगर कोई शख्स आपको इंडिविजुअल आके कहता है कि हमें पैसे देते हैं, हम ये कर देंगे, दे आर स्कैमिंग यू, यू विल लूज़ ऑल ऑफ योर मनी। पाकिस्तानीज़ बहुत रिस्क अवर्स लोग होते हैं, लेकिन गिविंग एन इंडिविजुअल योर मनी इज़ 3 million times more risky than investing in the stock market. So starting with the news, 8 December को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूवल दिया पाकिस्तान को for the pending $1.2 billion loan under the 37-month extended fund facility जो साइन की गई थी in the later part of 2024. ये बहुत क्रूशल था पाकिस्तान की कैश स्ट्रैप्ड इकॉनमी के लिए। ऐसा मुल्क जहाँ डॉलर की कमी होने की वजह से सारा निज़ाम फेल कर जाता है और इकॉनमी प्लंज कर जाती है नीचे की तरफ, महंगाई बढ़ जाती है, जीडीपी ग्रोथ की जगह जीडीपी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक ग्रोइंग इकॉनमी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो 8 तारीख को IMF ने अप्रूवल दे दिया $1.2 बिलियन का, और उसके साथ साथ RSF फैसिलिटी के एडिशनल $200 मिलियन वर ऑल्सो अप्रूव फॉर रिलीज। ये न्यूज़ सेलिब्रेट की गई थी बाय द बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स इन आवर ब्यूटीफुल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी की वजह से मंडे और ट्यूसडे स्टॉक मार्केट दोनों दिन हज़ार पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग दे गई। वेंसडे वाले दिन अपना ऑल टाइम हाई के अबव 170,000 पॉइंट्स को एक नया रिकॉर्ड बनाया। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वेंसडे को न्यूज़ प्राइस इन हो चुकी थी, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सेलिंग का मुजाहरा किया, जो हमें देखने को मिला। मार्केट क्लोज 5 points in the negative, and Thursday वाले दिन selling continued, 800 points negative closing आई। This was essentially what happened, and even today we can see the market is relatively I would say on the flat side, थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, फिर थोड़ी पॉजिटिव। मूविंग ऑन शुरू करते हैं विद द एनर्जी सेक्टर, जहाँ गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट कंसिडर कर रही है। पेट्रोल एंड HSD विच इज़ हाई स्पीड डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन रिवाइज करना। इंडस्ट्री का ये डिमांड काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, एंड अब पेट्रोलियम डिवीजन की डिटेल समरी ECC के सामने फॉर्मली प्लेस हो चुकी है। सितंबर 2023 ECC डिसीजन ने ओगरा को मैंडेट दिया था कि मार्जिन ट्रांसपेरेंट कॉस्ट बेस्ड फार्मूला से सेट हों, लेकिन इन्फ्लेशन ने OMCs और डीलर्स दोनों के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को स्क्वीज़ कर दिया है। OCAC ने मार्जिन्स तकरीबन ₹10 पर लीटर इक्विवेलेंट तक इंक्रीज़ की रिक्वेस्ट की है, जबकि OMAP का स्टांस अभी भी अग्रेसिव था, कंबाइंड मार्जिन्स ₹16 पर लीटर तक। इस बैकग्राउंड में ओगरा ने CPI बेसिस पे दोनों ऑप्शंस प्रपोज किए। ऑप्शन 1 कंजर्वेटिव, 5% फ्लोर 10% सीलिंग, OMCs के लिए ₹1.22 पर लीटर एंड डीलर्स के लिए ₹1.34 पर लीटर इंक्रीमेंट। ऑप्शन 2 मॉडरेट, विच इज़ 15% की सीलिंग, OMCs को 1.63 पर लीटर, डीलर्स को 1.79। गवर्नमेंट के इंटरनल डिस्कशंस काफ़ी एक्सटेंसिव रहे। पहले ओगरा ने फिस्कल ईयर 25 के लिए 1.35 से ₹1.4 प्रपोज किए। फिर पेट्रोलियम डिवीजन ने मई 2025 में और लोअर मार्जिन रेकमेंड किए, 1.13 से 1.12। अब फाइनेंस डिवीजन फाइनल कंसेंसस प्रिपेयर कर रहा है, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री वायबिलिटी और कंज्यूमर इम्पैक्ट को बैलेंस करते हुए।
ये इशू सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि मार्जिन डायरेक्टली फ्यूल प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं एंड पाकिस्तान ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को फेस कर रहा है। इंडस्ट्री साइड पे कॉस्ट्स, पावर वेजेस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी हैं, तो सर्वाइवल चैलेंज अभी बन गया है। फाइनल डिसीजन सेट करेगा गवर्नमेंट। कॉस्ट पास थ्रू को किस हद तक अलाउ करती है। ऑटो सेक्टर की तरफ इफ़ वी कम टूवर्ड दैट, तो नवंबर 2025 के नंबर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो की। ईयर ऑन ईयर कार सेल्स 51.9% जंप करके 15,400 यूनिट्स तक पहुंच गई। मंथ ऑन मंथ 10% का डिक्लाइन, मेनली नॉर्मलाइजेशन की वजह से। 5 मंथ फिस्कल ईयर 26 में टोटल सेल्स हैं 75,000 यूनिट्स, नियरली 47.5% ग्रोथ। पैसेंजर कार्स ने 55% ग्रोथ शो की। LCVs, वैन्स, जीप 38%। प्रोडक्शन ने भी 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, 16,400 यूनिट्स तक चला गया। पार्ट्स अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है एंड फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट थोड़ा ईज हुआ। टोयोटा ने लीडरशिप मेंटेन की विद 3,200 यूनिट्स सोल्ड। होंडा ने 2,300 यूनिट्स मूव किए एंड सुजुकी ने एंट्री लेवल मार्केट डोमिनेट की। Alto alone crossed 4,000 units. SUVs और पिकअप्स का ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है. Consumers go for crossovers and high spec options. Commercial vehicles, trucks, buses ने 607 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 530 सेल किए, इंडिकेटिंग स्टडी लॉजिस्टिक्स रिकवरी. ट्रैक्टर सेल्स 3,600 क्रॉस कर गई, रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव रूरल लिक्विडिटी एंड स्ट्रॉन्ग फार्म इकोनॉमिक्स. एनर्जी एक्सप्लोरेशन सेक्टर में PPL ने बरगज़ई X01 में सिग्निफिकेंट डिस्कवरी रिपोर्ट की. वेल 5,170 मीटर्स तक ड्रिल हुआ है एंड किंगरियाली फॉर्मेशन से पहली दफ़ा हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं. 2,280 बैरल्स पर डे ऑयल एंड 5.6 फॉर गैस मिलियन क्यूबिक फीट पर डे. आई थिंक ये डिस्कवरी डीपर प्रॉस्पेक्ट्स का रिस्क रिड्यूस करती है और फ्यूचर कमर्शियल डेवलपमेंट्स पाथ ओपन करती है. पाकिस्तान जहां एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेवली डिपेंडेंट है, वहां इवेंट इवन मॉडरेट डोमेस्टिक डिस्कवरी रिजर्व्स और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को सपोर्ट कर सकती हैं. एक एक्सप्लोरेशन मोमेंटम इंडिकेट करता है इंडिजिनस पोटेंशियल अभी भी स्ट्रॉन्ग है. ओवरऑल इकोनॉमी का पिक्चर ये शो कर रहा है कि कुछ कोर सेक्टर्स अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, डाउनस्ट्रीम प्राइसिंग रिफॉर्म्स, ऑटो इंडस्ट्री रिजिलियंस एंड रिवाइवल डिस्प्ले कर रहे हैं. चैलेंजेस जैसे कि इन्फ्लेशन, पॉलिसी डिलेज एंड द डेथ ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर are still there, लेकिन signals cautiously optimistic हैं as we move toward 2026. इस point पे हम दुआई कर सकते हैं. So on that note, let's take a short break. After the break, we're going to have someone to discuss the real estate sector. तो कहीं नहीं जाएगा. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Rashid Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पर जाने से पहले let you guys know we're going to have a guest with us. You guys know कि my least favorite area of investment, which is the real estate sector, because it is the god of real estate scams, it is the god of black to white, it is the god of tax evasion, everything that weighs heavy हमारे मुल्कों पे और हमारे tax payer और salary class की जेबों पे. A lot of it I think it has a lot to do with the real estate sector. So हमारे साथ आज मौजूद हैं एहसन मलिक साहब, who is a real estate analyst and of course an expert. He has been on the show पहले और बहुत great insights भी share किए हैं उन्होंने हमारे साथ. So we thought to bring him on the show again to speak. एहसन साहब, thank you so much for joining us once again show पे. FBR ने इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में रियल एस्टेट की वैल्यूएशन स्टेबल रिवाइज की हैं. तो कैन यू टेल अस कि ये चेंजेस क्या हैं और कि किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह आपने इंट्रो बड़ा अच्छा दे दिया कि टैक्स एवेजन, सारी चीज़ें, रियल एस्टेट. बट एक अगर इंट्रो में चीज़ ऐड ऑन कर देती हैं कि ये सारी चीज़ों, टैक्स एवेजन, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर मैं तो वैसे ही ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़ी रहती हूँ अपने शो में. मैं यही तो कहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि हमारा बेचारा सैलरी क्लास वाला आदमी हैज़ टू पे फॉर इट, लेकिन एक्चुअली आपकी करप्शन, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी रेड टेप जो बनी हुई है, आपके कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल 100%. और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा पब्लिक के लिए बता दूं कि पूरे पाकिस्तान की एक FBR वैल्यूएशन हुई थी नवंबर 2024 में,
और उसमें अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इस्लामाबाद को केटर नहीं किया गया। क्या इंटेंट थी, क्या रीज़न थी, किसका प्रेशर था, या क्यों ये किसकी नेग्लिजेंस थी, उस वक्त नहीं किया गया। अब एंड ऑफ ईयर अचानक इनको नींद से उठे हैं, और नींद से उठने के बाद इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग 8 तारीख का नोटिफिकेशन 9 तारीख को एफबीआर की वेबसाइट पे अपलोड होता है, एंड विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 8 दिसंबर 2025। मतलब कमाल की सोच है, कमाल का मैकेनिज्म है। बस मैं यही कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है इस सेक्टर के साथ, क्योंकि इस सेक्टर के पास ब्लैकमेलिंग टूल कोई नहीं है। तो इस वजह से जब चाहा जाता है इसको अंडर स्ट्रेस कर दिया जाता है, लोगों के जो कैपिटल है उसके साथ ज्यादती हो जाती है, और लोग परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले 1 माह में 1.5 माह में ट्रांजैक्शन की, अपने कैपिटल को, अपनी बैंक स्टेटमेंट को, अपनी टैक्स रिटर्न को देखते हुए, और अगर फर्ज करें आपने एक ट्रांजैक्शन की मशल कराची में, सपोज आप 1 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीद रही थी, तो वो 1 करोड़ रुपए आपके पास वाइट अवेलेबल था। बट अगर आपको आज पता चले कि नहीं, अब वो ट्रांजैक्शन 2 करोड़ पे आपने करनी है, तो अब वो आपका क्या हाल होगा, वो अब आप सोचें कि वो कैसे मैकेनिज्म होगा। आम तासुर ये लिया जाता है कि मार्केट रेट एफबीआर वैल्यू से कम है, और चीजों को रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट ये चाहता है कि मार्केट रेट के कोई 80%, 75% के करीब एफबीआर वैल्यू होनी चाहिए। माशाल्लाह हमारा एफबीआर काफी समझदार है, लर्नड है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो सब की सोच गलत है। हमें तो करना ये चाहिए, जो मार्केट रेट है उससे डबल रेट लगा देना चाहिए, ताकि चीजें चोक हो जाएं, कोई काम ना हो सके मुल्क में, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना हो। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज को देखते हुए एफडीआई का बिल्कुल मत सोचें कि वो फॉरेन रेमिटेंस भेजें पाकिस्तान में। तो बस ये एक अलमिया है, इसको अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कब प्राइम मिनिस्टर साहब इसको देखेंगे, और कब चेयरमैन एफबीआर साहब को ये चीज़ समझ आएगी, कब हम इस रेवेन्यू कलेक्शन के अजाब से बाहर निकलेंगे। अपने टारगेट अचीव करने के लिए हम सेक्टर्स का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 100%। एंड एक्चुअली तो ये जितनी चेंजेस थी, जिस तरह आप अभी मेंशन कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से हुई हैं। वैसे तो इन चीज़ों के लिए कंसल्टेशन ली जाती है आई बिलीव, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इन दिस केस। मशल कंसल्टेशन बिल्कुल हुई थी, और उसमें जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सिग्नेचर्स भी लिए गए। बट मैंने आपसे जैसे अपने स्टार्ट में बताया कि उस वक्त क्यों और किसके कहने पे पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन में से इसको माइनस कर दिया गया, और अभी भी आपने जो वैल्यूएशन दी है इस पे किसी स्टेक होल्डर के सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, और एफबीआर ने अपनी मर्जी से ये वैल्यूएशन इंप्लीमेंट कर दी। और अब उसका एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है, ओके आए बैठे बात करते हैं, जो अनॉमलीज को रिमूव करते हैं। मेरी तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है चेयरमैन एफबीआर से, मतलब हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, डर लगता है क्यों ना ये ना हो कि सुबह को नोटिस आने शुरू हो जाएं कि सर आपकी जो समझदार लोगों ने वैल्यूएशन की है, तो माशाल्लाह आपके पास तो फंड भी बहुत हैं, एफबीआर के पास कैपिटल भी बहुत है, आपका तो ऑडिट भी नहीं होना। तो ये जो वैल्यूएशन हुई है, आप इनमें से जो रेट आपने लगाए हैं उस पर कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप लोग परचेज कर लें, क्योंकि आप तो ये समझते हैं कि ये जो रेट आपने लगाए हैं ये भी कम है। तो जरा आपको पता चले कि आपने F6, F7, F8 में 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए का रेट लगा दिया 500 गज के प्लॉट का, तो मार्केट से तो 20-22 करोड़ 18 करोड़ में चीज अवेलेबल है, तो भाई आप ले लें। आपने डीएचए में रेट लगा दिए हैं 2.5 करोड़ 3 करोड़, 1 करोड़ 80, 85, 90 में अगर प्लॉट अवेलेबल है तो आप परचेज कर लें। तो मुझे बताएं कि ये जो वैल्यूएशंस आई हैं, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रियल एस्टेट डेवलपर या अक्वायरर है जिसको किसी तरह की एड मिली हो और फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? इसमें फ़ायदा मशल उसको ज़रूर हुआ है जो रूरल एरिया से, जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद लैंड एक्वायर करनी होती है, तो वहाँ पे ये इंटेंशनली रेट कम रखे जाते हैं, ताकि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट करना है
तो उसके लिए इनका कैपिटल कम जाए मार्केट में। तो रूरल एरियाज में या कुछ चंद एक एग्जांपल्स होंगी जहां पे कुछ थोड़ा बहुत रेट आप ये कह लें कि मार्केट के करीब करीब रखा गया है। बट मेरा तो ये हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि एफबीआर के पास ना टीम है, ना एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ना उनकी ये डोमेन है। क्योंकि एक्चुअली एफबीआर में कोई रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं होती है। ये काम डीसी ऑफिस के हैं, जहां पे एक्चुअली तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, रजिस्ट्रार अवेलेबल होते हैं, जहां पे रजिस्ट्रियां होती हैं जिनके सामने ट्रांजैक्शन होती है। बट प्रॉब्लम ये है हमारे एफबीआर ने फॉरेन डोनर से फंडिंग लेनी होती है। दोनों रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए वो $1 मिलियन मिलते हैं। तो अगर वो हम अपनी ये पावर फोरगो कर देंगे तो वो जो डॉलर आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने पब्लिक को अजाब में रखना है तो वेल एंड गुड, आप रखें। आप लोगों को और इनकरेज कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में कारोबार मत करें, बंद कर दें। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बेनामी हैं और कोई हार्डली कोई इन्वेस्टर है या रियल एस्टेट होल्डर है जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ एसेंशली प्रोवाइड्स एनीथिंग टूवर्ड इट, तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो इन्वेस्टर्स या होल्डर्स के लिए आ सकते हैं विच कैन एसेंशली फोर्स पीपल इन द रियल एस्टेट सेक्टर कि वो कंट्रीब्यूट करें, या आपको क्या लगता है कि बस ये अनडॉक्यूमेंटेड ही रहेंगी चीज़ें? मशल बात ये है, ये अनडॉक्यूमेंट क्या के ना हमने इस सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। सर इस सेक्टर ने अपना बेड़ा गर्क किया है। काले से सफेद पैसा करना होता है तो रियल एस्टेट में ले आओ। नहीं, काले से आपने सफेद पैसा करना हो तो ये जो एफबीआर में आपने इतनी बड़ी टीम रखी हुई है, जो बंदा उसके अंदर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उससे क्वेश्चन कर लें कि भाई तुमने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप अपना सोर्स बता दें। तो वो काला कैसे हुआ? काला तो पैसा वो है जो डॉलर परचेज करता है, काला तो वो हुआ जिसने गोल्ड परचेज किया, काला तो वो है जिसने सिल्वर बाय किया, काला तो वो है जिसने दुबई में प्रॉपर्टी परचेज कर ली। नहीं वो चीजें भी हैं, लेकिन तो आपको पता तरीके बहुत हैं आपके, लूप होल्स स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में। मेरा ऑब्वियसली कम फोकस है उस साइड पे तो मुझे टेक्निकलिटीज में माजरत, मुझे इतना नहीं पता होता। बट वन थिंग दैट आई डू नो इज कि आपका जितना काला पैसा बड़े लोगों का पाकिस्तान में होता है वो रियल एस्टेट में ही होता है। नहीं, ये एक मिथ बनी हुई है, एक परसेप्शन है। जैसे गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है कि रियल एस्टेट एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो कि नहीं है। इसी तरह ये मिथ है कि आपका ब्लैक मनी रियल एस्टेट में पार्क हुआ है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि फर्ज कर लें मशल ने एक प्रॉपर्टी परचेज की और परचेज करके उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्स पे किए, तो ये एफबीआर क्या क्वेश्चन नहीं कर सकता मशल से कि मशल साहिबा आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो ये कैपिटल आपके पास कहां से आया? आई एग्री तो हमारे सिस्टम में बहुत इनएफिशिएंसी है। नहीं आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। उस नोट पे वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं ये डिस्कशन, कहीं नहीं जाइए। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद एहसन मलिक साहब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पर जाने से पहले वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद एहसन मलिक साहब और हम बात कर रहे थे अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर जिसकी एकदम से इस्लामाबाद में वैल्यूएशंस रिवाइज हो गई हैं। तो सर हम बात कर रहे थे कि एसेंशियली इट्स नॉट द सेक्टर जिसको ब्लेम करना चाहिए। आप एक्सप्रेस कर रहे थे कि जिस इदारे का काम है कि यहाँ की टैक्स क्या कहते हैं कलेक्शन को सुपरवाइज करें, कि द प्रॉब्लम लाइज देयर। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, लेकिन रियलिस्टिकली कौन से चेंजेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं ताकि रियल एस्टेट, बिकॉज ऑब्वियसली इतना वास्ट सेक्टर है, यहाँ से इतनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, इतना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। हमारी स्टॉक मार्केट के इतने सेक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट जब चलती है तो साथ साथ में चलते हैं, राइट? तो कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं जो वापस से रियल एस्टेट को चला सकती हैं? जी मशल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो आपके स्टॉक मार्केट में एक मेन रोल प्ले करती हैं, चाहे वो स्टील है, चाहे वो सीमेंट है, मेजर सेगमेंट हैं कंस्ट्रक्शन के। बट अगर आप हर तरफ देखें तो कंस्ट्रक्शन भी चोक हुई है, इसी वजह से कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं
टूवर्ड्स रियल एस्टेट, हाउसिंग, आप इसको जो मर्जी नाम दे दें, कंस्ट्रक्शन का नाम दे दें, बट आपकी जब ये पॉलिसीज ऐसी होंगी तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन कौन कर पाएगा। लेकिन इसमें जो एक मेन एलिमेंट मिस है, जो हम पिछली कई दहाइयों से बात कर रहे हैं, कि इस सेक्टर के लिए एक अदारा होना चाहिए। मतलब आज की तारीख में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए कोई अदारा मौजूद नहीं है। एक 2020 में एक बना था रीरा फॉर कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद की हद तक वो बिल पास हुआ सेनेट नेशनल असेंबली से वो आज भी कहीं पड़ा हुआ है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बट मैं यहाँ पे सीएम पंजाब को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वो जो स्पेशली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पेलरा ने मिल के पंजाब में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लेकर आ रहे हैं, होपफुली जनवरी में, और उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ों को केटर कर रहे हैं कि ये जितना भी, जैसे आपने कहा ब्लैक मनी पार्क होती है, या नॉन रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट हैं, या नॉन एंटिटीज़ हैं, उनको भी रजिस्टर किया जाए। और जो लोग फ्रॉड करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है और उसके बाद डिलीवर नहीं किया जाता, या टाइमली डिलीवर नहीं किया जाता, इन सारी चीज़ों को केटर किया जा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं। बट अभी रिसेंटली तो जो पाकिस्तान में आप ये कह लें, या इस्लामाबाद कैपिटल में जो एफबीआर ने ये बम फाड़ा है, और उसके ऊपर जो एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं हम इसको देखते हैं, अगर कोई अनोमली है उसको रिमूव कर देंगे। मतलब एक अनदर ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाया जा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क है तो उसको हम निगोशिएट कर लेते हैं। मशल, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पे आप रात को सो के उठें और सुबह कोई कानून नया इंप्लीमेंट हो जाए। आपको टाइम देना पड़ता है। लोगों की ट्रांजैक्शन 2-2 माह 2.5 माह पहले होती हैं, जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं। बिल्कुल। मतलब जिसकी ट्रांजैक्शन 8 या 9 या 10 दिसंबर को एग्जीक्यूट होनी थी, तो वो तो अभी मतलब हवा में चला गया ना। बिल्कुल नहीं, 100% ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में जो ये नहीं जानता कि अगले साल हमारे टैक्स के क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। आपको पता है हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बैठ गई है इस चीज़ की वजह से, सारे सेक्टर सफ़र करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम दिया। हमारा एक अलमिया ये भी है, मीडिया से भी ये शिकायत है कि इकोनॉमी, हम हर वक्त पॉलिटिकल डिबेट इकोनॉमी को डिस्कस करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक्चुअली आपकी पॉलिटिक्स सेकेंडरी होती हैं, आपकी सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं जब आपकी इकोनॉमी बिगड़ना शुरू होती है। आपकी आवाम के मसले, आपके लोगों की वैल्यू ऑफ मनी जब डिक्रीज़ होना शुरू होती है, आपकी महंगाई जब बढ़ रही होती है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इम्पैक्ट होती हैं और ये पॉलिसी से रिलेटेड होती हैं। पॉलिटिक्स तो इसके बाद की कॉन्वर्सेशन होते हैं। पहले आपको इकोनॉमी समझने की ज़रूरत है, फिर आप जाके पॉलिटिकल चीज़ों में बात कर सकते हैं। आई एग्री विथ यू। बिल्कुल ऐसे ही। और जब तक अगर हम अपना ये स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें ना, मैं तो हर फोरम पे ये बात कर रहा हूँ कि कराची की जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, उन्होंने जो सेमिनार किया, उसमें हमारे SIFC के जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो बरमला क्या उठे कि भाई आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं SIFC से कि वो FDI को अट्रैक्ट करे। प्रॉब्लम ये है, पूरी दुनिया में ये मैकेनिज्म, टैक्सेशन का ये मैकेनिज्म नहीं है जो पाकिस्तान में है। मतलब लोग यहां से उठ के दुबई में अपने सेटअप बना रहे हैं कि वहां पे टैक्स की परसेंटेज कम है। तो जब तक हम अपनी इस सारी चीजों को रिविजिट नहीं करेंगे, टैक्सेशन के मैकेनिज्म को रिविजिट नहीं करेंगे, तब तक चीजें और इकोनॉमी बेहतर मूव ऑन नहीं करेंगी। मतलब आप IMF की रिपोर्ट देखें ना, वो क्या कह रही है। मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन है, उसके ऊपर से क्या लिखा है। बिल्कुल। वो कहते हैं आपकी दिन की 4 अरब की मतलब यहाँ पे ब्राइब चलती है। मतलब इससे बड़ा और स्लैब क्या हो सकता है। 100%। फिर भी हम सुधरते नहीं हैं, हम चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते। मतलब कोई हमारा हाथ पकड़ के फोर्सफुली तो हमें ठीक नहीं करेगा ना, वी हैव टू डू इट इंटरनली। लेकिन यही मसला कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि जब चीज़ें ऊपर से शुरू होती हैं तो ट्रिकल करते 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 नीचे तक तो सब ख़त्म ही हो जाता है रास्ते में। तो मुझे बताएं कि ये FBI के जो डिसीजंस हैं, ये क्या इंडिपेंडेंट है या एकदम से, मतलब सीइंग IMF की जो रिपोर्ट्स होती हैं तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए एकदम से ओवरनाइट बस चीज़ें चेंज कर ली? अनफॉर्चुनेटली तो ऐसे ही हो रहा है, बट टेक्निकली तो चेयरमैन FBR साहब इज आंसरेबल टू
फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर बिलाल अजहर कियानी साहब, उनके साथ भी कंसल्टेशन होनी चाहिए और डेफिनेटली पीएम साहब के नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल टेरिटरी। और मैं आपको आपके प्रोग्राम से बता रहा हूं कि जिस तरीके का गम और गुस्सा लोगों में पाया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों की ट्रांजैक्शन हुई हुई थी वो चोक हो गई और ऊपर से लड़ाई झगड़े अलग बन गए। तो वो लोग भी प्लान कर रहे हैं एजिटेशन इन कमिंग वीक में कि हम एफबीआर के बाहर जाके एहतजाज करें। मतलब जब आप इस तरह की सूरत हाल बनाएंगे तो लोग रिएक्ट तो करेंगे ना। 100%। मुझे बताएं एहसन सर, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन क्या है? देयर मस्ट बी सम वे टू फिक्स द सिस्टम। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लगाने की जरूरत है। हमारा अलमिया ये है कि हमें जो आदमी पसंद है उसको उस जॉब का नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि हमारी वो आंख का तारा है, हमने उसको उस सीट पे बैठाना है। जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो जो आंख का तारा आता है वो हमारी कॉस्ट पे काम सीखता है और काम सीखने के बाद वो चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करता है। तो अभी मेजॉरिटी लोग जो है वो काम सीख रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और उसमें अलमिया सबसे बड़ा ये है कि ठीक है आपने अपनी मर्जी का आदमी लगा दिया, उसके साथ कोई रेलेवेंट आदमी भी लगाएं जिसको जॉब नॉलेज हो, काम का एक्सपीरियंस हो और वो ट्रेंड हो कि यार मैंने कंसल्टेशन लोगों से, स्टेक होल्डर से करने के बाद काम इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल। मैंने कहा मशल, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पार्क होती है, यही माइंडसेट हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी बना हुआ है। इसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं तो वो लोग ठीक कर देना सिस्टम इस तरह बना दे कि ब्लैक मनी नहीं पार्क हो सकता। एवरीथिंग हैज टू बी डिक्लेयर्ड कि अगर आपकी प्लॉट की कीमत है 4 करोड़ रुपए तो आपको ब्लैक में 8 नहीं देने, ऊपर से आपने सिर्फ 4 देने हैं, या आप प्राइसेस इस तरह रेस कर लें कि वो फेयर वैल्यू पे हो। ये नहीं कि मतलब लोगों को फील हो कि उन्होंने किसी चीज़ के 18 करोड़ रुपए दिए, उनको मिल रहे 2 हैं। You know what I mean? तो तरीके बहुत होते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। But with that we are out of time, so I would like to thank you for coming on the show. एहसन सर, आप हमेशा a great way of speaking to people, and real estate में मेरी personally knowledge कम है because मेरा interest भी नहीं है उस area में. I don't like the sector, I like the stock market. But I appreciate you taking out the time to be with us and to clear all of these things. I hope आप लोगों ने इतना enjoy किया होगा जितना I enjoyed speaking to एहसन सर. So I will see you guys next time. Have a lovely weekend. Till then, take care. Khuda Hafiz.